हेलो दोस्तों, शार्ट हैंड स्पीड क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको 80 शब्द प्रति मिनट गति से प्रतिलेखन बोलेंगे, जिससे आप अपनी असुलेखन की गति को बढ़ा सकते हैं और एक अच्छे सुलेखक बन सकते हैं, जिसके द्वारा आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल सकती है। और यदि मेरे द्वारा दी गई डिक्टेशन पसंद आती है तो लाइक करें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे अन्य प्रतियोगी छात्रों को भी मदद मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई डिक्टेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। रेडी, स्टार्ट। महोदय, ग्रामीण मजदूरों की शिक्षा नीति निर्माता, कार्यान्वयनकर्ता तथा ग्रामीण मजदूर संगठनों के मध्य समन्वय को समानता के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। ग्रामीण मजदूर संगठन को और सुदृढ़ करने में किसी शैक्षिक तथा आर्थिक क्रियाकलापों को आरंभ करने से पूर्व ग्रामीण मजदूरों का संगठन अस्पृश्यता जैसे सामाजिक मुद्दों पर आधारित होना चाहिए। ग्रामीण मजदूर संगठन को चाहिए कि वे ग्रामीण मजदूरों को आर्थिक योजनाएं उपलब्ध कराएं, परंतु पर्याप्त वित्तीय सहायता की कमी होने पर ग्रामीण मजदूर संगठनों को स्थानीय साहूकार पर निर्भर होना पड़ता है। इसलिए ग्रामीण मजदूर संगठनों की बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण सुविधाओं को स्थापित करने तथा सरल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण मजदूर संगठनों की क्षमता को पहचानने के लिए निरंतर बाहरी सहायता आवश्यक है। ऐसी सहायता शिक्षा और प्रशिक्षण क्रियाकलापों तथा सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों के लिए होनी चाहिए। मजदूरों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने में वीडियो के अलावा लोक गीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली के खेल जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अध्ययन सामग्री स्थानीय भाषा में होनी चाहिए तथा स्थानीय सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुरूप होनी चाहिए। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण ग्रामीण मजदूर संगठनों को पर्याप्त स्रोत वक्ता नहीं मिलते, इसलिए ग्रामीण मजदूर संगठनों को प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए तथा संगठन में कम से कम एक शिक्षक होना चाहिए। यह ग्रामीण मजदूर संगठनों के ग्रामीण मजदूर शिक्षा कार्यक्रमों में सुधार लाने हेतु उनकी क्षमता बढ़ाने में सहायता करेगा। इससे संस्थानिक निर्माण होगा। ग्रामीण मजदूरों द्वारा ग्रामीण मजदूर शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मानक एक विषय होना चाहिए। अपेक्षा अनुसार कार्य करने के लिए ग्रामीण मजदूर संगठनों को कम से कम 10 से 15 वर्ष तक बाहरी संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है।
राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीयकृत मंच होना चाहिए जिसमें केंद्र से संबंधित संगठन तथा स्वतंत्र संगठन सम्मिलित हों। विभिन्न प्रकार के ग्रामीण मजदूर संगठनों के मध्य संयोजन स्थापित करने के लिए आवश्यक सहायता और सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को मंच उपलब्ध कराना चाहिए। क्योंकि सभी भारतीय राज्यों में निम्न स्तर पर पंचायती राज संस्थान आरंभ करने की संभावना है, इसलिए ग्रामीण मजदूर संगठनों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह पंचायती राज संस्थानों के प्रबंध से पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग कर उसे प्राप्त करें। यह ग्रामीण मजदूरों की उन्नति के लिए सहभागिता को सुनिश्चित करेगा। महोदय, ग्रामीण विकास के लिए सूचना नेटवर्क सभी संबद्ध संस्थानों की सहायता से ग्रामीण विकास सूचना के लिए एक नेटवर्क का होना अत्यंत आवश्यक है। विचारों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास समाज के ग्रामीण प्रलेखन केंद्र की प्रशंसा की गई है तथा इसके श्रम दिन संसाधन तथा क्षमता के संबंध में समन्वय करने का निवेदन किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास समाज के महानिदेशक को नेटवर्क के विकास और इसे तैयार करने में सहायता प्रदान करने का निवेदन किया गया है। वह इस संबंध में अपने परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। महोदय, योजना आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित तथा राष्ट्रीय सहकारिता नीति और राष्ट्रीय कृषि नीति में समाहित नमूना सहकारिता समिति अधिनियम नागरिकों के मूल अधिकारों के सामंजस्य से किसी विधि संगत उद्देश्य से समिति का गठन करेगा तथा इसे सभी राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित करना भी आवश्यक होगा। निजी उद्यम का नियंत्रण करने वाले निदेशक को पहले से ही जो स्वतंत्रता उपलब्ध है वही सहकारिता क्षेत्र को भी उपलब्ध होगी। इसमें ब्याज की निश्चित दर की छूट, ऋण सहकारिता क्षेत्र के अनुसार मूल्य उत्पाद, भवन निर्माण उपकरण की खरीद, कर्मचारियों का वेतन आदि सहकारिताओं को उपलब्ध होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें बाजार में बहुत हानि होगी। सहकारिता को अपनी व्यापार योजना पर पहले से ज़्यादा ध्यान देना होगा। बाजार में तेजी से होते हुए परिवर्तन के साथ उनको योजना के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए। सहकारिताओं को कहीं भी कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए। अगर लोगों की इच्छा हो तो एक क्षेत्र में एक से अधिक सहकारिता की अनुमति देनी चाहिए। सरकारी और वित्तीय एजेंसियां तथा संघीय सहकारिताएं केवल सरकार द्वारा स्थापित सहकारिताओं के माध्यम से कार्य कर सकती हैं, परंतु सदस्यों को अपनी आवश्यकता अनुसार वैकल्पिक सहकारिता के गठन से रोकना नहीं चाहिए।
संघों को सदस्य सहकारिताओं के एजेंट के रूप में अपनी नई भूमिका को समझना चाहिए। उन्हें अपने सदस्य सहकारिताओं को व्यापार का साधन नहीं समझना चाहिए। व्यापार वातावरण में तेजी से होते हुए परिवर्तन को देखते हुए संघ को प्रबंध और स्टाफ कौशल बढ़ाना तथा सूचना प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाकर बाजार भूमिका निभानी होगी। उसे वह कार्य नहीं करना चाहिए जो उसके सदस्य सहकारिताओं द्वारा किया जा सकता है, अन्यथा नए प्रतिस्पर्धा वातावरण में सहकारिता व्यापार प्रभावी नहीं होगा। सरकार को ऋण वितरण या वसूली में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।